नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में थोड़ा सा ब्रीदर है, थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। इंडेक्स फ्रंट पर निफ्टी करीब 65 अंक नीचे है, सेंसेक्स करीब 250 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% के आसपास की गिरावट के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइन में 800 शेयर तेजी में है, 1600 शेयर बिकवाली में, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने दो शेयर जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज कमान संभाली है ऑटो ने, आधा % के आसपास की बढ़त यहां पर है। बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, मीडिया इंडेक्स 1% नीचे है, मेटल 1% नीचे है, मिड कैप सेलेक्ट करीब 1% के आसपास की बिकवाली सो फार वहां पर दिखा रहा है। तो मार्केट्स में मोर और लेस ये थर्ड डे है, जबकि थोड़ा रेंज बाउंड काइंड ऑफ सेशन आता हुआ आज भी दिखाई पड़ा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफी ज्यादा कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वाराणसी से अंशुल जैन सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और जैन साहब से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और साथ साथ उनकी इंडिविजुअल पिक्स पर भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे कोई व्यू, क्योंकि है तो बाजार दायरे में और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है। आज एक का नंबर, कल दूसरे का नंबर। सो कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को आप? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सुबह ओपनिंग में बैंक निफ्टी बाय दिया था, 300 पॉइंट ऊपर का टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद से साइडवेज है, ऑलमोस्ट साइडवेज है बैंक निफ्टी। प्रीवियस डे लो प्रोटेक्ट करके एक बुलिश पैटर्न बना है। तो यहाँ से अगर मिड शो या टुवर्ड्स दी एंड 55,800 क्रॉस होता है बैंक निफ्टी स्पॉट पे, तो वापस से बाय दूंगा 56,000 के लिए। तो मेरे को मार्केट में तेजी दिख रही है। 55,800 निकलते ही से मैं बैंक निफ्टी बाय देना स्टार्ट कर दूंगा। अगर बैंक निफ्टी चलती है तो निफ्टी भी प्रोबेबली 24,860 880 की जोन में आके क्लोज करेगी। थोड़ा सा दबाव मेटल्स की वजह से है, थोड़ा सा दबाव बैंक निफ्टी की वजह से, तो बैंक निफ्टी का दबाव तो हट जाएगा। मेटल और आईटी का दबाव थोड़ा सा बना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि डे हाई आ जाएगी निफ्टी, बट बैंक निफ्टी जरूर लग रहा है कि 55,800 निकलता है तो 56,000 56,050 तक स्पॉट आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी चलो 55,800 के ऊपर आप लॉन्ग दे रहे हो, निफ्टी के केस में नो ट्रेड जोन है क्या? बैंक निफ्टी के सहारे ही निफ्टी को चलना है, तो फिर बैसाखी से अच्छा है कि फिर सीधे आदमी पे दाव लगा लिया जाए। तो आई वुड प्ले बैंक निफ्टी, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी वहीं क्लियर है। चली तो बैंक निफ्टी को चलाएगी, नहीं चली तो फिर निफ्टी भी नहीं चलेगी। तो बेटर है कि बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ उसी में है, उसी को प्ले कर लेना चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में आप पोजीशंस को देखिए। निफ्टी के कंपैरिजन में आपको बैंक निफ्टी ज़्यादा रिलेवेंट दिखाई पड़ेगा, जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं आउटराइटली। एटलीस्ट निफ्टी को अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। जरा इंडेक्स के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहां पर खरीदारी है, कहां पर बिकवाली है। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको नाम दिखाई पड़ेगा इंडसइंड बैंक का, एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और उसका इंपैक्ट। ट्रेंट दूसरा नाम, आइशर मोटर और M&M दो और नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आज गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए निफ्टी में, तो आज थोड़ा बहुत दबाव आपको नेस्ले में दिखाई पड़ेगा, अदानी पोर्ट है, HUL है, टाटा कंज्यूमर है, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप के कुछ गेनर्स की बात करेंगे, तो मिड कैप में आज बढ़ने वाले शेयरों में एस्कॉर्ट्स है, AU बैंक है, बंधन बैंक है और पेटीएम, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा हिंदुस्तान जिंक में, वो बड़ी ब्लॉक डील का इंपैक्ट है। मैक्स हेल्थ केयर, PB फिनटेक, वारी एनर्जी, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर आज बढ़ने वाले शेयरों में दिखाई पड़ेगा सेजिलिटी, एम्बर एंटरप्राइजेस, के अलावा गार्डन रीच और डिलीवरी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर आपको आज जहां पर दिखाई पड़ रहा है वो है TTML, रैमको सीमेंट, अतुल लिमिटेड और साथ साथ ITI, जहां पर आपको थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे नाम जहां पर गेनर लूजर के तौर पर कामकाज हो रहा है। जैन साहब, इनमें से जरा इंडसइंड बैंक को देखो, आज वहां पर पुल बैक रिवर्सल है या फिर लॉन्ग जा सकते हैं? सुबह भी सर मीडिया प्लेटफॉर्म पे ओपनिंग में था, तो ओपनिंग टिक से मैंने इंडसइंड बैंक बाई दिया हुआ है। पहला स्विंग हाई का टारगेट था 857, 855.5 आके अटका है। बट आपको याद होगा कि रिजल्ट और ये सारी खराब न्यूज निकलने के बाद से मैं कह रहा हूँ 800 पे, 800 के नीचे बहुत सारे शॉर्ट ट्रैप है। पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग निकली नहीं है। पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग निकलते निकलते ये स्टॉक आपको 926 रुपए दे जाएगा। तो 800 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस था और ऊपर 126 रुपए का टारगेट था। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया था। अभी भी इंडसइंड लॉन्ग प्ले करना चाहिए। अब तो थोड़ा डिप में करेंगे या फिर 860 के ब्रेकआउट पे करेंगे, बट 926 आ रहा है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। समय थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट 926 में कोई दाग नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो 926 आने की तैयारी में है।
लेकिन समय थोड़ा लग सकता है। तो आप समय अगर दे सकते हैं तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, उनके हिसाब से काम कीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं आपके सवालों पर। और आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और जैन साहब से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अलग अलग माध्यम से जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़े और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो जैन साहब आया है जूनिपर होटल के ऊपर। 321 रुपये के दाम पर शोभित कपूर साहब ने ले रखा है और करना क्या चाहिए? हाल फिलहाल के थोड़े से फॉल में ये भी नीचे है, अभी क्या करें? देखिए, जुनिपर होटल में सर थोड़ा सा वॉल्यूम ड्राई अप है और जुनिपर होटल आपको याद होगा, मैं लगभग लगभग 286 रुपीज से बोलते आ रहा हूँ कि जुनिपर होटल में मतलब आईटीसी होटल के बाद सेकंड बेस्ट पे इस सेक्टर में जुनिपर होटल है। एक मूव अच्छी आई थी ऊपर में, रिजल्ट के दिन 700% वॉल्यूम राइज था, 910 के का उस दिन हाई बना था 345, वहां से पुल बैक और करेक्शन मोड में है। डेली मूविंग एवरेजेस सपोर्ट है, वीकली मूविंग एवरेज और एक आध दो हफ्ता लगा के कैचअप कर सकता है। ये थर्ड वीक ऑफ इनसाइड बार है वीकली चार्ट पे, तो 1 या 2 हफ्ते और बन सकती है इनसाइड बार, बट इवेंचुअली स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। पहला ही टारगेट इस स्टॉक का बनता है 372 और दूसरा 398, तो बेसिकली जोन है मेरा टारगेट 372 398 का। प्रोबेबली जिस दिन ब्रेकआउट आएगा ये वो तीसरा काउंटर होगा जो मैं अपनी वॉच लिस्ट मतलब अपनी बाइंग लिस्ट में पर्सनली जो मैं बाई करता हूँ उसमें मैं खरीदना चाहूंगा। तो मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, इनसाइड बार का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो आईटीसी होटल क्योंकि बता दिया था मनी 9 पे या बाकी चैनल्स पे तो मैं कर नहीं पाया, बट जुनिपर होटल जरूर मैं ब्रेकआउट के बाद पर्सनली अपनी उसमें बाई करना पसंद करूंगा। ओके, इंदु शर्मा जी पूछ रही हैं, इनके पास सोना कॉमस्टार के शेयर हैं 710 रुपए के दाम पर। रिसेंटली कुछ दुखद हादसे भी हुए, मैनेजमेंट चेयरमैन साहब का जो निधन हुआ, लेकिन अभी क्या करना चाहिए सोना कॉमस्टार में? तो सोना कॉम्स में उस दिन गैप डाउन, जिस दिन खराब न्यूज आई थी गैप डाउन खुला था, 468 का सपोर्ट प्रोटेक्ट हुआ था और अभी भी वो लेवल प्रोटेक्ट हो रही है। तो जब तक 468 के ऊपर है आई वुड बी नॉट बी अ बायर बट आई वुड बी अ बुल। 468 क्लोज करने के बाद फिर मेरा व्यू चेंज होगा, मैं थोड़ा सा बेरिश हो जाऊंगा, बट जब तक इसके ऊपर है आई एम अ बुल। और अगर कोई ब्रेकआउट बनता है तो मैं बाइंग की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई पैटर्न बना नहीं है कि ब्रेकआउट बने। नहीं जैन साहब, ये क्या था? यू आर नॉट अ बायर, यू आर अ बुल, इसका मतलब मेरे को अभी तेजी दिख रही है सर, लेकिन मैं अभी बाइंग का पैटर्न बना नहीं है कि मैं बाई बटन दबा दूं। अच्छा, मुझे लगा नहीं हो क्योंकि आपका तो वजन घटता चला जा रहा है, तो मैं सोचा ये कैसी बातें कर रहे हो आप। लेकिन बिल्कुल सही कोट है ये कि अगर वो खरीदार नहीं है लेकिन वो बुलिश है उसके ऊपर, इसका कहने का मतलब ये है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ ना, व्यू होना अलग चीज है और बटन दबाना, बाई बटन दबाना दो अलग चीज है। जैसे अभी शो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि बैंक निफ्टी पे मैं बुलिश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुरंत अभी जाके भर भर के कॉल खरीद लूंगा। ब्रेकआउट चाहिए ना, व्यू बुलिश है, ब्रेकआउट आएगा, मोमेंटम आएगा तब बाई बटन दबाएंगे। हैविंग अ व्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हैविंग अ ट्रेड और या ट्रेड प्लान करना, दो अलग चीज है। नहीं तो जैन साहब, आप कितने समय तक के लिए आमतौर पे बुलिश रहते हो किसी एक स्टॉक को मैं लेके या इंडेक्स को लेके? मैं सर बाय नेचर में परमानेंट ऑप्टिमिस्टिक, परमानेंट बुलिश आदमी हूँ। मैं मेरी मतलब एक शॉर्टकमिंग रही है, मैं वो कभी तो आपका शॉर्ट नेचर नहीं में करता। वो तो मैं जानता हूं आपका नेचर कि आप परमा बुल हो। लेकिन अगर मान लो किसी एक स्टॉक को लेकर आप बुलिश व्यू रखते हो और आप बाय बटन नहीं दबा रहे हो, तो ये बाय बटन और बुलिश के बीच के जो समय होता है ये आमतौर पे कितना तक रहता है? ये सर मेरा बुलिश व्यू किसी भी स्टॉक में तब बनता है जब 50 डे मूविंग एवरेज राइजिंग हो, प्राइस उसके ऊपर हो। ये एक बड़ी वॉच लिस्ट हो गई। इस वॉच लिस्ट के अंदर जब 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए शॉर्ट टर्म का, मतलब दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ हो और 10 20 के ऊपर हो, ये होता है इजी मनी एनवायरनमेंट। जब ये इजी मनी एनवायरनमेंट बना रहता है तब तक मैं स्टॉक में बुलिश रहता हूँ। मेरा व्यू ओके, मतलब बेरिश में तब होता हूँ जब 50 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ हो जाए और प्राइस उसके नीचे हो जाए, तब तक मैं बुलिश रहता हूँ। बट बाइंग बटन में तभी दबाता हूँ जब 10 अबव 20 हो और टाइटनेस बनी हो। चलिए जैन साहब, एक सवाल और आया है अदानी ग्रीन के ऊपर। 1500 शेयर ले रखे हैं 1015 रुपए के दाम पे, करना क्या चाहिए इसमें? अदानी ग्रीन एवरेज कर सकते हैं इन प्राइजेस पे, ऑलमोस्ट लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है।
यहाँ से अगर 976 के नीचे क्लोज किया एक दो दिन, तो फिर ये गैप फिल करने 911 जाएगा, जो अगेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओवरऑल स्टॉक 1127 और 1447 जाते हुए दिख रहा है, तो मैं स्टॉक पे अभी भी बायर ही हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए जरूर 976 के ऊपर आगे क्लोज करेगा तब बाइंग करूंगा, बट इन्वेस्टर्स को अगर डिप मिल जाती है 911, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। 20% का सामने सामने खड़ा टारगेट आपको 1127 का मिल जाएगा। ओके, नीवा बूपा मितेश प्रजापति साहब के पास है, 82 रुपये 70 पैसे के दाम पे 5000 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? ब्लॉक डील के बाद कंप्लीटली साइडवेज है और 80.89 का लेवल ना तोड़ रहा है ना प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके आसपास घूम रहा है। अब मैं बोलूंगा फ्लर्ट कर रहा है तो फिर आप फिर पकड़ लेंगे मेरी खिंचाई करने के लिए, बट हकीकत यही है 80.89 से फ्लर्ट कर रहा है, वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वीकली मूविंग एवरेज बुलिश है, डेली मूविंग एवरेज बेरिश है, तो जब तक ये अलाइनमेंट पे नहीं आते हैं, अलाइनमेंट में आने में कम से कम 4 से 6 हफ्ता लगेगा और मोस्ट लाइकली बुलिश अलाइनमेंट में आएंगे। तो अभी 4-6 हफ्ता कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, मोमेंटम बनेगा 85 के ऊपर, 85 निकलता है तो आउटराइट बाइंग करना चाहिए। मोस्ट लाइकली 102 से 110 के टारगेट मिलेंगे, बट पैटर्न पूरा डेवलप होने में, अलाइनमेंट आने में कम से कम 4 से 6 हफ्ता भी और समय है। नहीं, जैन साहब, 2 और गेस्ट आए थे पिछले हफ्ते टेक्निकल, उनसे भी मैंने पूछा कि ये फ्लर्ट करना क्या होता है, तो उनको तो समझ में नहीं आया, उनको फ्लर्ट नहीं दिखाई पड़ा। ये आपके साथ ही क्यों होता है आमतौर पर फ्लर्ट? ये कॉलेज के टाइम से चला आ रहा है क्या? नहीं नहीं, रहने दो, मैं समझ गया, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप अभी शो देखते हैं सर? चलिए कोई बात नहीं, इस पर हम किसी और दिन साथ में बैठ के बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो पैटर्न है, असल उनको सैंडविच पैटर्न दिखाई पड़ता है, किसी को कप एंड हैंडल दिखता है, किसी को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखता है। तो जैसे जैसे जिसकी लाइफ के पिछले बैकग्राउंड्स हैं उसके हिसाब से उन्हें पैटर्न दिखाई पड़ता है। मुझे तो कुछ ऐसा लगने लगा है, लेकिन खैर एक बढ़िया पैटर्न है ये। हाँ जैन साहब, मंडे स्टूडियो में बैठ के इस पे विस्तृत चर्चा की जाएगी सर। मंडे हाँ सर, स्टूडियो मैं में भी वेट कर रहा हूँ, आप आओ तो जरा, दिल्ली आपसे काफ़ी बात करनी है इसके बारे में। खैर आगे बढ़ते, एक सवाल और आया है, अदानी ग्रीन पे ही एक सवाल है। उन्होंने 985 रुपये के दाम पे ले रखा। अभी आप पहले बात भी कर रहे थे 1000 के ऊपर थी उनकी कॉस्ट, इनके लिए क्या राय? सर सेम रहा है, 976 के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फिलहाल थोड़ा सा खराब होगा, बट इवेंचुअली स्टॉक 1127 1447 जा रहा है, तो आई वुड बी अ बायर एट दिस। मेरे को जैसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं बायर ही रहूंगा, क्योंकि जिस आपके एक्सपेंशन प्लान है 1400 रुपए में अदानी साहब खुद अपने वारंट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे घबराने से ज्यादा डिप्स पे ऐड करना अकलमंदी होगी। अदानी साहब 1400 में खरीद रहे हैं, तो लॉजिकली 1400 रुपए कम से कम इसकी फेयर प्राइसिंग होगी, क्योंकि अगर नहीं होती तो वो इतने महंगे में नहीं खरीदते। तो फेयर वैल्यू प्राइस भी 1400 1450 कम से कम आती है, तो मैं यहाँ पे बायर ही हूँ, मैं इतनी जल्दी सेलर इसमें नहीं बनूंगा। ये डिप्स मेरे लिए ऐड की अपॉर्चुनिटी है। जहां भी एक बुलिश ट्रिगर मेरे को 75 मिनट या डेली चार्ट पे दिखेगा, फटाफट बाई बटन दबाना स्टार्ट करूंगा। ओके, इसके अलावा एक सवाल और आया है हमारे पास, ममता जी का। ये पूछ रही है कि गार्डन रीच 3261 रुपये के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं 2873 रुपए का, यही स्विंग लो है। और ये स्विंग लो रिवाइज होके 2900 पे आया है, तो पुराना ही रखेंगे 2873 का। ये स्विंग लो के नीचे जब क्लोज करेगा तो इसमें लंबी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गैप फिल करने 1970 तक आ सकता है। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, एक बार के लिए मान के चल सकते हैं कि 3460 3500 का लेवल मिलेगा, वहां जाके स्टॉक फिर एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो एक बार चाहें तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है AKS के हैंडल से। वो पूछ रहे हैं कि 8 से 10 महीने के लिए L&T फाइनेंस, आयरेडा या JSW इंफ्रा कौन सा बेटर है? JSW इंफ्रा और L&T के बीच में डिबेट हो सकती है, एरडा में तो डिबेट नहीं है, क्योंकि 8-10 महीने में एरडा कुछ करते हुए दिख नहीं रहा है। मेरी गट फील स्ट्रांग है कि JSW इंफ्रा ज्यादा पैसा देगा अगले 10 महीने में कंपेयर टू L&T फाइनेंस, बट अगर एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है, पैसा दोनों देंगे, गट फील ये है कि JSW इंफ्रा में ज्यादा पैसा बनेगा, 10 महीने में शायद आपको ऑल टाइम हाई मिल जाए। ओके, ध्रुव पाठक जी का सवाल है, उसमें SR शिपिंग और HMA एग्रो, मुझे पता नहीं आप HMA एग्रो पे बोलोगे या नहीं बोलोगे, लेकिन
HMA एग्रो और SR शिपिंग, इन दोनों में वो एवरेज करना चाहते हैं, क्या करें? सर HMA एग्रो में एक दिक्कत ये है कि वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो गया है। एवरेज वॉल्यूम जरूर 10 दिन का ऊपर है, बट प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल 50 डे बेसिस पे देखेंगे तो बहुत इलिक्विड काउंटर है। तो और प्राइस पैटर्न भी बहुत अच्छा नहीं बनता। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कंटिन्यूअसली, जहां से NSE पे जितना डेटा अवेलेबल है, पहले 6 हफ्ते ही बाइंग रही है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली 82 वीक्स में 66% डाउन है। तो ये पुल बैक हो सकती है जिसमें 45-46 के लेवल मिल सकते हैं, बट ये वो रिस्क नहीं है जो आपको लेनी चाहिए। स्टॉक को हटा देंगे अपनी वॉच लिस्ट से तो ज्यादा सुखी रहेंगे। एसआर शिपिंग में 2 बड़ी मूव्स निकल चुकी हैं और उसके बाद डंपिंग एक्शन भी हो चुका है। नीचे मूव स्टार्ट हुई थी, 10 से 70 तक गई और 70 से डंपिंग भी हो चुकी है। मेरे को नहीं लग रहा बहुत जल्दी इसमें कोई अपमूव मिलेगी। मतलब ये ट्रेडेबल पैटर्न्स नहीं है दोनों में। इनफैक्ट HMA एग्रो का कामकाज इस तरह का है, इसलिए मैंने पूछा कि आप इसे ट्रैक करते हो या नहीं करते हो। लेकिन ठीक है, टेक्निकली आपने देख लिया, उसकी राय आपने दे भी दी। इसके अलावा अभिनव सिंह साहब पूछ रहे हैं कि बलरामपुर चीनी में क्या वो एवरेज कर सकते हैं? बलरामपुर चीनी बिल्कुल यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग, एवरेजिंग, जो भी मतलब लॉन्ग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। मेजर सपोर्ट 567 का है। स्ट्रक्चरल बेसिस पे स्टॉप लॉस 544 का बनता है। टारगेट करीब करीब 700 750 का बनता है। शक्कर में तेजी आ रही है, लेकिन शक्कर में तेजी दबी दबी सी आ रही है। मतलब जो एकदम दहाड़ने वाली तेजी आनी चाहिए, जैसे आईटी में आई, मेटल्स में आई, उस टाइप की तेजी नहीं आ रही है। और इकलौता बलरामपुर चीनी के चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। बजाज इन ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल कर दिया है। विश्वराज शुगर भी नहीं चल पाया। तो चीनी में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइस गवर्नमेंट शायद नहीं बढ़ने देगी, जिसके दम पे ये स्टॉक्स बढ़ने की उम्मीद रख रहे थे। तो मैं अगर बेट करना है, आई वुड बेट ऑन स्मॉल कैप स्टॉक्स, बट स्टॉप लॉस के साथ। जनरली रिटेल स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, तो बेटर है कि बलरामपुर चीनी के साथ जाए। ओके, तृप्ता अहलूवालिया जी का सवाल है, ये पूछ रही है RK फोर्जिंग में नई एंट्री करनी चाहिए क्या? RK फोर्जिंग में नई एंट्री बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। आई वुड वेट, मैं नई एंट्री के लिए वेट करूंगा 656-60 ये निकलता है तो फिर मैं एक नई एंट्री जरूर ट्राई करूंगा। क्योंकि 756-775 तक का टारगेट दिख रहा है, बट पिछले 2 हफ्ते में जिस आपकी मूव आई है वीकली मूविंग एवरेजेस से रिजेक्शन, थोड़ा सा वेट करूंगा। 660 पकड़ लीजिए। 660 निकलता है तो फिर बाइंग कर सकते हैं 756-776 के लिए। ओके, तनिष्क जी का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज करीब करीब 19 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, SW सोलार 335 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है और इन्फीबीम 22.5 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। 1 महीना ये और होल्ड कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। करना क्या चाहिए इन तीनों में? इन्फीबीम तो होल्ड करना चाहिए सर। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाई कॉल दिया हुआ है। मंडे के सेशन में स्टॉक चलना स्टार्ट किया था तो हमने बाई कॉल दिया है। हालांकि ट्यूसडे फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला, बट अभी भी कोई ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। पहला टारगेट 24.55 का और ओवरऑल 27.70 तक ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। इन्फीबीम में हमारे क्लाइंट्स भी लॉन्ग हो सकते हैं। SW सोलार में भी हमने बाई कॉल इनिशिएट करके दिया है। पीछे अच्छे वॉल्यूम से चला है स्टॉक। ऊपर में जैसे 338 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में करीब करीब 8-10% की अपसाइड मिल सकती है। तो 1 महीना इस स्टॉक को भी देना चाहिए। आलोक इंडस्ट्री फिलहाल तो 21-28 का टारगेट करके नीचे आ रहा है। नया बेस बनाएगा, उसके बाद जब 21-28 निकलेगा तो 24.56 तक जा सकता है। तो 1 महीने में कर लेगा, इसमें मेरे को डाउट है। 6-8 महीने लगा के कर लेगा, इसमें बहुत ज्यादा डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट 70-75% कंफर्म है। 6 महीने का समय देंगे तो 24.56 का टारगेट मिल सकता है। कमलेश जी का एक सवाल आया है ओरिएंट ट्राइमैक्स को लेकर, ये फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। अगर आप इसको ट्रैक कर पा रहे हो तो क्या राय रणनीति रखते होंगे ओरिएंट ट्राइमैक्स पे? ओरिएंट ट्राई ओरिएंट ट्राइमैक्स BSE पे 532817। हाँ, मिल गया। इस स्टॉक में सर वर्टिकल अपमूव हो चुकी है। इसमें बाइंग जो आई थी 23 मई को, इसका रिजल्ट आया था। अगले दिन कैप के साथ अर्निंग रिएक्शन आया था 12.60 पे। ऑलमोस्ट 18 का टारगेट था जो कंप्लीट कर चुका है। अब वर्टिकल अपमूव हो चुकी है, अब फ्रेश बाइंग नहीं बनती है इसमें। इसके अलावा एक और सवाल हम ले लेते हैं। सवाल आया है
कपिल तिवारी जी का, ये पूछ रहे हैं कि क्या टाटा टेक अभी बाय करना चाहिए? तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह तो नहीं रहेगी। मैं अभी फिलहाल टाटा टेक पूरी की पूरी क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ। मेरे को 841 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मैं बहुत जल्दी इसको बुक नहीं कर रहा हूँ। तो टाटा टेक मेरे लिए बाई ऑन डिप से अगर 720 मिल गया तो मैं और बाइंग बटन दबाऊंगा। पूरी क्वांटिटी होल्ड करूंगा। 841 रुपए के आसपास में सोचूंगा प्रॉफिट बुक करने की। ओके। 715 710 इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर वीकली चार्ट पे खराब होगा। इसकी उम्मीद अभी लगभग ना के बराबर है। तो बाई सेल की सलाह नहीं है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। ओके, एक सवाल अभिषेक जैन साहब का है। इन्होंने जेन टेक्नोलॉजीज ले रखा है करीब 666 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें? जेन टेक्नोलॉजी में एक वापस से ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है 2020 के ऊपर। अगर स्टॉक 2020 निकालता है तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए फिर से बाई करना चाहिए। 2300 तक का टारगेट मिलेगा। बट जब तक 2020 2025 ये रेंज नहीं निकल रही है तब तक वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। लेकिन खरीदना नहीं है। खरीदना 2020 2025 के ब्रेकआउट के बाद ही। ओके। एक एक सवाल रेडिंगटन पर है। 299 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है। ये हाल में चला भी काफी था, अभी क्या किया जाए इसमें? तो ट्रेडिंगटन मार्केट कैप की वजह से मेरी लिस्ट में मतलब फ्री फ्लोट 5,000 करोड़ से ज्यादा इसलिए मेरी लिस्ट में नहीं है। नहीं तो ये 3 दिन की इनसाइड बार से ओपन लो के साथ आज ब्रेकआउट दिया है। जब तक ये स्टॉक 290 का लेवल होल्ड कर रहा है ऊपर में 325 350 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो 290 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। विवेक जी पूछ रहे हैं कि सनसेरा इंजीनियरिंग में क्या करें? क्या यहाँ पर और एवरेज कर सकते हैं इसमें? सनसेरा इंजीनियरिंग 1430 रुपए जाते हुए दिख रहा है। आज भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट 250% वॉल्यूम राइज है। प्रोबेबली 1430 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। इसमें हमने बाई कॉल दिया था। हमारे टारगेट भी अचीव हुए हैं। बट 1430 रुपए आते हुए दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है जैन साहब। ये 5 लाख रुपए का निवेश करना चाह रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान वॉर के रुकने का इंतज़ार करें या शेयर अभी खरीदना शुरू कर दें? आप क्या मानते हो कि ये नदी रुकने के बाद नहाना चाहिए या नहाना शुरू तो करिए, नदी तो कभी रुकेगी नहीं? आपका व्यू क्या है इस पर? तो देखिए मेरा हमेशा मानना है कि एक पाँव डाल के पहले पानी गहराई अगर आप नापेंगे ही नहीं कोने में बैठे रहेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास 5 लाख है तो 1 लाख रुपए लेके कूद जाइए। अगर वो स्टॉक नीचे में बट ये है कि हाँ यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कुछ भी बाई कर लेना ये बहुत सही नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स रखिए। 1 लाख से एंटर कीजिए। अगर थोड़ा सा डिप मिलता है ऐसा कुछ होता है डिप मिलता है तो आपके पास बाइंग की और अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट मार्केट में बाहर बैठे रहने से कभी पैसा नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं तो आपको घुसना ही पड़ेगा। 2008 से एक दुबई वाले कस्टमर है वो आज तक बैठे हैं। अब परसों नरसों बात हुई थी तो बोले ईरान इराक का ये लफड़ा ये सब निपट जाए इसके बाद चालू करेंगे। तब तक मेरे को पता है अगला जवाब क्या आएगा। या बिहार चुनाव आ गया वो निकल जाए उसके बाद करेंगे। तो बाहर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ये बात सही है। जब तक आप बाजार में उतरेंगे नहीं तब तक पता क्या चलेगा कि कहाँ क्या है। रीज़न हमेशा ही रहेंगे कुछ ना कुछ तेज़ी और मंदी के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट शुरू करना है, उसके बाद देखना करना क्या है आगे। अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल आया है एसके साहब का। इन्होंने हिंदुस्तान जिंक ले रखा है 518 पे। आज एक बड़ा ब्लॉक हुआ और ब्लॉक के बाद शेयर टूटा हुआ है 5%। करना क्या चाहिए इसमें? तो मेरे को इसलिए ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक पसंद नहीं आते। ब्रेकआउट देते हैं और कोई ना कोई खराब न्यूज आती है रिटेल ट्रैप हो जाता है। 443 के अराउंड ब्रेकआउट था उसी लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। बाई सेल दोनों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 443 टूटता है तो फिर इसमें डाउनसाइड खुलने लगेगी। नहीं तो ये स्टॉक इसी जैसे नीवा बूबा में हुआ सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नीवा बूबा साइडवेज है। ये भी अब बहुत समय तक साइडवेज चला जाएगा। 443 टूटते हुए तो नहीं दिख रहा है। 2-4 दिन में तोड़ दे अलग बात है बट टूटते हुए नहीं दिख रहा है। ये मोस्ट लाइकली साइडवेज चला जाएगा काउंटर। तो इनफैक्ट इस पर मैं और डिटेल में आपसे आगे बात करूँगा। इसमें 2-3 चीज़ें और पॉइंट्स हैं बात करने के लिए, तो इसलिए आपसे उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कोटक पे एक व्यू पूछ रही है रंजना जी, क्या करना चाहिए इन्हें? कोटक बैंक तो सर प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट उस लेवल तक नहीं आया। 1990 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2030 से रिवर्सल है। अभी भी कोटक में कोई बाइंग पैटर्न स्ट्रक्चर बना नहीं है। मैं और अभी समय दूंगा कोटक के लिए। फिलहाल बाइंग स्ट्रक्चर इंडसइंड पे क्लियर है और एक्सिस बैंक पे क्लियर है। कोटक पे अभी बाइंग स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। थोड़ा और वेट करूंगा अभी यहाँ पे 4-6-8 हफ्ते।
पैटर्न बनता है तो बाई करूंगा। हालांकि व्यू इसमें बुलिश ही है, ऊपर में 2829 जाते हुए दिख रहा है, बट बाइंग का एग्जैक्ट पॉइंट अभी बना नहीं है। ओके, 8 से 10 महीने के लिए जियो फाइनेंस कैसा लग रहा है? अदानी ग्रीन भी पूछा लेकिन उस पर आप बात कर चुके हो, सो जियो फाइनेंस कैसा लग रहा है? जियो फाइनेंस एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर। 310.90 का टारगेट था, वहीं से लौटा है 306.85। 281 का प्रीवियस जो टारगेट और रेजिस्टेंस दोनों था, उसको ब्रेक करके पुल एक फ्लैग बना के चला था। उसी लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। 281 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो बाइंग बनेगी, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा और डिप ले सकता है 272 तक का। तो बाइंग रेंज आपकी 281 से 272 की बनेगी। और अगर 6-8 महीना 1 साल का समय देते हैं तो प्रोबेबली आपको कम से कम 348 तक का टारगेट तो मिलना चाहिए। तो 348 तक के टारगेट शायद यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक और सवाल आया है सुजलॉन को लेके, अभिनव सिंह साहब का पूछ रहे हैं कि इसमें बने रहें या निकल जाएं। देखिए, सुजलॉन में उस दिन बात किए थे जब अर्निंग्स कैप आई थी कि एक बार आप एटलीस्ट 75%, 50%, 75% इस टाइप से प्रॉफिट बुक करके डिप्स का वेट कीजिए। डिप्स पे अगर कंसोलिडेशन बनी तो दोबारा बाय देंगे। फिलहाल डिप आ ही रही है, कंसोलिडेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो पहले डिप कंप्लीट हो जाए। अगर 67 पे रुकनी चाहिए थी, नहीं रुकी है, तो अगला सपोर्ट जोन 62 का है, वहां पे अगर रुकता है, बेस बनाता है, तो नेक्स्ट लेग में 80.5 आते हुए दिखेगा। 80-50 आते हुए दिख रहा है, बट अगर पुल बैक डीप हो गई तो फिर टारगेट अचीव करने में भी टाइम लेगा। पुल बैक डीप नहीं हुई और या बीच में बेस बनना स्टार्ट हुआ और वॉल्यूम बनने लगा तो थोड़ा सा जल्दी अचीव होगा। तो जल्दी हो या लेट से हो, 80-50 में कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं दिख रहा है। 95% ये टारगेट आ जाएगा। 62-61 आके आएगा, वहां पे 8 हफ्ते कंसोलिडेट करके आएगा, इसमें डाउट है। तो टाइम वाइज थोड़ा समय लग सकता है, बट 80-50 आते हुए दिख रहा है। अब इस लेवल पे आपको एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जस्ट 2 रुपए नीचे मेजर सपोर्ट है। प्रिया जसरोतिया जी का सवाल आया है दीपक फर्टिलाइजर पर, 1450 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इन्हें? दीपक फर्टिलाइजर में थोड़ा सा वीकली चार्ट पे स्लो हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस अपवीक थे, पहले 4 अपवीक थे, 3 हफ्ते कंसोलिडेट किया, फिर 6 कंटिन्यूअस अपवीक थे। 1000 से 1600 रुपए तक आ गया है, कुछ हद तक कंसोलिडेशन में जाएगा। हालांकि राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है 25 हफ्ते का एट 1480, तो 1480 प्रोटेक्ट रहेगा, बट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाएगा 4-6 हफ्ते। उसके बाद नेक्स्ट लेग में स्टॉक आराम से कहीं भी 1600-1700 तक के टारगेट कर सकता है। तो एक राय दी गई है। अच्छा, एक सवाल आया है, अभी टाटा टेक पे तो हम बात कर ही रहे थे, अदानी टोटाल पर भी उनका ये कहना है कि आपने टाटा टेक और अदानी टोटाल जब से दिया उससे नीचे आ रहा है, अब वो क्या करना चाहिए उन्हें? मेरा क्योंकि ये मानना है, जो मैं देख रहा हूँ जब से, कि आपने अदानी टाटा टेक के लिए बात साफ बोल रखी है कि वो आपका निवेश है, उसमें कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है। पिछले 4-5 महीनों हफ्तों से तो मैं यही देख रहा हूँ। सो टाटा टेक और अदानी टोटाल क्या करना चाहिए? टाटा टेक पे तो बात हो गई, अदानी टोटाल में क्या करना चाहिए? तो अदानी टोटल गैस में 708 रुपए पे हमने रिकमेंड किया था कि प्रॉफिट बुक करके 651 रुपए के अराउंड डिप्स पे बाई करना चाहिए। तो अब फिलहाल 651 रुपए आ गया है, तो ये डिप में ऐड करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहीं भी 622 रुपए के आसपास बनेगा, वहीं पे गैप है। नेक्स्ट लेग में वापस 708 रुपए आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और 708 के ऊपर टिकने लगे तब 781 रुपए निकल जाएगा। तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको 7-7, 8-8% की एन नंबर ऑफ टाइम्स मिली है, आगे भी एन नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगी, बट उसको कितना आप कैपिटलाइज करते हैं। पकड़ के बैठे कि 80% एक ही बार में चाहिए, तब तो भगवान आपका मालिक है। 8-8% के 10 सौदे ऑलरेडी चार से ज्यादा सौदे दे चुका है, तो 32% तो आपका वैसे ही बन गया होता अगर आप 8% का जो एफडी वाला फॉर्मूला है उसको फॉलो कर रहे होते। तो इनफैक्ट ये बात तो सही है, जब ट्रेडर हो तो आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो तो फिर आप इन्वेस्टर हो, उसके हिसाब से सोचना। रिटेल की प्रॉब्लम यही है सर, ट्रेड लेता है और इन्वेस्टर की बात करता है, ट्रेड लेता है। नहीं, आपको इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, ट्रेड लेने वाली बात कर रहे हो। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आज शेयर लेंगे, 5 साल का व्यू और अगले दिन फिर सवाल पूछने आ जाएंगे कि क्या करना चाहिए, शेयर में तो नीचे आ गया। सो 5 मिनट का व्यू होता है, मतलब आदमी होता है इन्वेस्टर, सोचता है ट्रेडर, बनता है इंट्राडे प्ले। तो अब क्या ही किया जा सकता है, ये तो ठीक है, अब करना तो है ही। आगे बढ़ते, एक सवाल रोहित गुप्ता साहब का आया है, इन्होंने पूछा है कि भारती एयरटेल और विप्रो, इनमें क्या करना चाहिए?
भारतीय एयरटेल में सर लग तो रहा है कि 2050 जाएगा, बट जिस हिसाब से पिछले 8-9 हफ्ते से साइडवेज हुआ है, मोमेंटम चाहिए। अब 1880-1900 लेवल निकलता है तो मोमेंटम बनेगा, फिर 2050 आराम से निकल जाएगा। तो बहुत अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो फिर 1900 के बाद बाइंग कीजिए, 2050 फटाफट मिलेगा। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर इनका? विप्रो। विप्रो तो परमानेंट लेगार्ड रहा है आईटी में, अभी भी लेगार्ड ही लग रहा है। मेरे को नहीं लग रहा बहुत आराम से 273 पहुंचेगा भी। रेजिस्टेंस है 273, एग्जैक्टली बता देता हूँ, 274-70 का रेजिस्टेंस है। पहुंचने में भी इसके सांस फूल जाएगी। तो अगर आपको रखना ही है तो अभी देखिए एचसीएल टेक में 1730 रुपए का बढ़िया ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बन रहा है। वीकली क्लोजिंग अगर 1730 के ऊपर आ जाती है तो ऑल टाइम हाई खुल जाएगा। दूसरा टेक महिंद्रा में भी फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी लास्ट वीक आ चुका है 1632 का, और फॉलो थ्रू मूव है 1714। ऑल टाइम हाई इसका है 1807। तो आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था ऑल टाइम हाई अगर बनना है तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में बनेगा। टेक महिंद्रा अपने ऑल टाइम हाई से लेस देन 8% दूर है। एचसीएल टेक भी 10-12% दूर है। इन्फोसिस, टीसीएस भी आ ही जाएंगे ऑल टाइम हाई तक। तो अगर आईटी में रहना है तो ये 4 स्टॉक्स में रहिए, बाकी स्टॉक्स बहुत लेगार्ड है। और मिड कैप स्मॉल कैप वॉलेटाइल बहुत है, झेल नहीं पाएंगे उनकी मतलब रिट्रेसमेंट और पुल बैक एकदम झेल नहीं पाएंगे, घबरा के निकल जाएंगे। बेटर है इन 4 नाम में चिपके रहिए। ओके। जैन साहब, एक जरा चार्ट और देखिए, वो है शीला फोम। लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी आपने कहा था इसका चार्ट बहुत खराब दिखाई पड़ रहा है, सिचुएशन बहुत खराब है। अब ये चला है थोड़ा सा नीचे से, कुछ सुधरा कि अभी भी खराबी है? वॉल्यूम आया है सर, नीचे से वॉल्यूम आया है, मोमेंटम भी आया है, लेकिन जिस लोकेशन पे खड़ा है वो लोकेशन बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि आप देखिए ये पिटा है 164 हफ्ते में 70% पिटा है। फिलहाल के लिए पुल बैक जो बन रही है, पुल बैक का टारगेट, इमीडिएट टारगेट आपको 779 का मिल जाएगा। बट क्या मैं बाई करूंगा? मेरा जवाब अभी भी ना है। 779 के ऊपर टिका, वॉल्यूम के साथ टिका, फिलहाल नीचे से वॉल्यूम से चला है, उसके ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तो मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट आएगा। तो अभी भी मेरे को बाइंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि जिस आपका परसों का प्राइस एक्शन है, कल का और आज फॉलो थ्रू मूव है, 779 जा सकता है, बट ये वो रिस्क नहीं है जो लेना चाहिए। 779 जा सकता है, लेकिन अभी भी रिस्क टेकिंग वर्थ ये स्टॉक नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके अलावा एक और सवाल आया है सूरज भोसले जी का। इनके पास आयन एक्सचेंज है, 647 के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इन्हें? और साथ साथ वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी 630 पे लिया हुआ है। सर एन एक्सचेंज अब अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। आप जैसे शीला फोम का पैटर्न देख रहे थे, सिमिलर पैटर्न था। नीचे से पंप करते हुए लगभग 465 से 569 आया, लेकिन वीकली स्विंग हाई पे फेल हुआ। अब वीकली मूविंग एवरेजेस और डेली चार्ट पे गैप दोनों आज टेस्ट हुआ है 529 का। 520 पकड़ लीजिए, 520 तोड़ता है तो वापस से ये 465 406 की लेवल में आ जाएगा। इसलिए मैं शीला फोम मना कर रहा था। सिमिलर पैटर्न है, पंप आया उसके बाद फॉलो थ्रू एक्शन नहीं आया। तो शीला पंप में भी शीला फोम में भी पंप आ सकता है, बट फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला तो फिर लॉन्ग में फंस जाएंगे आप। तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी है तो एग्जिट प्लान कीजिए। 520 के नीचे तो लॉन्ग नहीं रहना है। 520 जब तक होल्ड है, मे भी एक बार रिवर्सल कर सकता है। ओके। इसके अलावा कुछ और सवालों की अगर बात की जाए जो हमारे पास आए हैं, तो उसमें एक सवाल और आया है अनंत राज के ऊपर, दीपक सिंह साहब का। इन्होंने 535 रुपए के दाम पे खरीद रखा है। अब करना क्या चाहिए इन्हें? अनंतराज सर, शो के स्टार्ट में ही हम डिस्कस कर रहे थे 55 750 का लेवल। 55 831 तक तो आ गई है बैंक निफ्टी। तो मोमेंटम बनने लगा है, हमने ऑलरेडी बाई कॉल दिया हुआ है, तो क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। अब लग रहा है कि डे हाई निकाल के 56,000 आना चाहिए बैंक निफ्टी पे। और अनंतराज में फिलहाल अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 565 के ऊपर करनी चाहिए। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है चार्ट का, 648 रुपए आते हुए दिख रहा है। बट चूंकि ये स्टॉक ऊपर से पिटा लंबा था, मैं यही चीज बार बार बोलता हूँ, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो फॉल आती है, 13 हफ्ते में 60% गिरा था, तो पुल बैक उसका 50% आएगा 666 648 तक। बट बीच में इतना डरा डरा के शेक करके आएगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल व्यू तो है 648 का, बट बहुत धीरे धीरे आएगा। वेट फिट वाला होगा पर शाम को। चलिए, तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पे अनंत राज के संदर्भ में भी किस तरह से ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है SJVN पर भरत प्रजापति साहब का।
90 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, 1 साल का व्यू है। यहाँ क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। SJVN, सतलुज जल निगम विद्युत निगम। SJVN। सर अगेन ये स्टॉक मेरे को खराब लग रहा है, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल है। 83 रुपीज का स्विंग लो ये तोड़ सकता है, मैं तो तुरंत ही एग्जिट कर लेता है स्टॉक से। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, तजिंदर सिंह साहब पूछ रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जंग में अदानी के शेयर को नुकसान होगा क्या, क्योंकि इनका ईरान में पोर्ट भी है। वैसे तो पोर्ट इनका इजराइल का हाइफा पोर्ट है इनका, ईरान में नहीं है, लेकिन फिर भी इस वॉर में कहीं इन पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या? आपका व्यू क्या है? तो देखिए इवेंचुअली जिस दिन अमेरिका इस वॉर में कूदेगा, एक तरफ वैसे भी कोई वो नहीं है, ईरान के पास ना कोई डेडिकेटेड नेवी है ना डेडिकेटेड एयरफोर्स है, तभी वो हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं। आप देखिए कभी भी उनका ऐसा नहीं होता कि आपको खबर मिलेगी कि एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, नेवी ने स्ट्राइक की। स्टैंडिंग जो आर्मी भी है तो वो IRGC ज्यादा है जो गवर्नमेंट की अंडर में रहती है, मतलब इमीडिएटली कह लीजिए गवर्नमेंट अपने पास रखती है, पुलिस वुलिस ये सब चीज अलग है। तो स्ट्रक्चर ही बहुत कमजोर है, मतलब दोनों की कैपेबिलिटीज में कोई वो ही नहीं है। मतलब आप एप्पल टू ऑरेंज ही कंपैरिजन हो जाएगा। इजराइल के पास डेडिकेटेड एयरफोर्स है, उनके पास स्टैंडिंग फोर्स है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और अमेरिका का साथ मिला तो 2 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। जब तक इजराइल और ईरान चल रहा है तब तक थोड़ा सा खींचेगा, अमेरिका आने के बाद ये वन साइडेड 2-4 घंटे का काम रह जाएगा। मतलब जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज का डिफरेंस है, ऐसा नहीं मैं किसी एक साइड को फेवर कर रहा हूँ, इतना तो मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे हिसाब से मैं खाली कैपेसिटी और कैपेबिलिटी गिनता हूँ कि टेक्नोलॉजी में कौन कितना आगे है। इजराइल वे अहेड है, अमेरिका कूदा तो एक आध दिन से ज्यादा ये युद्ध नहीं चलेगा, ईरान को हथियार डालने ही पड़ेंगे। जो इराक वाला हाल हुआ था वो ईरान वाला हाल भी होगा, तो बहुत इसमें अंतर आएगा नहीं। और अदानी का तो मिडिल ईस्ट में है बट पॉजिटिव साइड में है, और इजराइल में उनका पोर्ट है, उसका भी कोई खास असर आना नहीं है। तो अदानी ग्रुप पे सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट है वही है, जैसे ये निकलेगा न्यूज की युद्ध विराम होने लगा और टेबल टॉक स्टार्ट हो गए तो इन सब में वापस तेजी आएगी। तो अभी ये नियर टर्म जर्क्स हैं, लेकिन पहले डस्ट सेटल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए ये हुआ क्या यहाँ पर। एक सवाल और आया है, वो आया है ओला इलेक्ट्रिक पर अंकित त्यागी जी का, करना क्या चाहिए ना? सर ओला इलेक्ट्रिक तो मैं लगभग 117 रुपए, जब बहुत गालियां खाई हैं मनी 9 पे, 117 रुपए पे 10 रुपए का जब टारगेट दिया था, अब आ गया है 46 रुपए। अभी भी मेरे को 10 रुपए का टारगेट दिख रहा है। बात टारगेट की नहीं है कि 9 रुपए की 10 रुपए, इट इज जस्ट ए नंबर। ये वो कंपनी ही नहीं है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या आपका ट्रेड होना चाहिए। उनका प्रमोटर ट्विटर पे कॉमेडियन से लड़ रहा है, जहां उसको अपना काम संभालना चाहिए। तो आप मतलब एक तो आप गलत बात पे बहस कर रहे हो, उसको सुधार भी नहीं रहे हो, अब कंपनी में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, दूसरी जगह दूसरी एक कंपनी AI वाली कौन सी चली गई, आपका मैक्सिमम टाइम वहां पे जा रहा है इसको संभालने की जगह। ओला कैब्स के साथ आपने यही किया, वो लगभग खत्म होने की कगार पे है, आप मोबिलिटी में इसमें स्कूटर में उतर आए। अब इसमें से आपने IPO में रिटेल इन्वेस्टर को माल थमा दिया, अपना पैसा बना लिया, उनका बेवकूफ बना दिया। अब अगली कंपनी में आप AI में कूद गए। तो इन्वेस्टर जो प्रमोटर है वो अपने आप को समझता इलन मस्क है, कुणाल कामरा के बराबर ही है वो। तो ये वो कंपनी ही नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका पैसा हो, इससे बिल्कुल दूर रहिए। आज कल परसों, साल 2 साल 5 साल नहीं, आप प्रमोटर गलत प्रमोटर पे बेट कर रहे हैं, बिल्कुल दूर रहिए। सामने मैंने कितनी बार बोला कि आप TVS का iQube देख लीजिए, उसकी सेल्स डे ऑन डे बढ़ती जा रही है, अभी भी वही हाल है, ऑल टाइम हाई से जरा सा 5-7% दूर है। कब 35 हफ्ते का कब नैडल पैटर्न बन रहा है, जैसे ही 2845 निकलेगा TVS मोटर 3200 की तरफ चल देगा। तो पैसा ऐसी जगह लगाइए ना जहाँ एस्टेब्लिश्ड है, आफ्टर सेल सर्विस है, पैसा बन रहा है, इतिहास में भी पैसा बना है, वही प्रमोटर आगे भी पैसा बना के देता है। तो नो चॉइस, आपको अगर EV स्पेस में रहना है, हीरो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बजाज थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट क्लियर विनर EV स्पेस में iQube के सारे TVS मोटर है, उसमें ही आपका पैसा होना चाहिए। तो आप ओला से दूर ही रहिए, यही एक पहली और सबसे महत्वपूर्ण राय आपको जैन साहब की तरफ से दी गई है। एक रेमंड पर राजीव कुमार सिंह साहब का सवाल है, फेसबुक के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है कि इन्हें करना क्या चाहिए। तो रेमंड में एक पंप आया था, ये स्प्लिट वाला जो भी इनका कॉर्पोरेट वाला था, उसके बाद 517 से
₹700 तक, उसके बाद बिल्कुल लो शैलो वॉल्यूम पे पुल बैक है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोबेबली 554 तक नीचे आके पुल बैक कंप्लीट करे, उसके बाद तेजी डेवलप होगी। तो अभी जब तक पुल बैक कंप्लीट नहीं होता है, मैं बायर नहीं हूँ। 554 जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसको रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है स्टॉक। ओके, आपके एक रेगुलर दर्शक हैं जबलपुर से, हर्षित चौहान साहब। वो पूछ रहे हैं कि हेक्सावेयर में क्या करना चाहिए। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की है, लेकिन अगेन ये भी एक आईपीओ था और ये भी ओएफएस के तौर पर देखा गया है। सो आपकी राय? फिलहाल देखिए स्ट्रक्चर ठीक है सर, इसका ऊपर में 855 निकलता है तो ₹1000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बेस में 2-3 कैंडल एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम की है तो 2-3 थोड़ी सी कम होती है बड़ा मूव प्ले करने के लिए, बट नॉनदलेस प्राइस स्ट्रक्चर पे 855 निकलने के बाद 1000-1050 का टारगेट दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको राय दी गई है हेक्सावेयर के संदर्भ में आप किस तरह से इसमें कामकाज कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है, वो सवाल आया है प्रजापति साहब का। आपको अपना गुरु मानते हैं पहले तो ये। दूसरा, इन्होंने महिंद्रा लाइफ स्पेस के शेयर खरीद रखे हैं ₹410 के दाम पर। आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर? सर गुरु मानने की बात तो ये है कि हम तो रोज खुद ही अपने सीख रहे हैं, गिरते पड़ते चार्टों स्टॉप लॉस करते हैं तो अपना रिवाइज करते हैं कि कहाँ गलती हो गई। तो मतलब अभी गलत गलत आदमी गुरु मान लिया जो खुद ही अभी बाजार में सीख रहा है। नहीं, जहां तक जैन साहब इतना पिछले 20 एक साल में समझ में आ गया है कि बाजार में गुरु सिर्फ बाजार है, बाकी सब उसके स्टूडेंट हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई क्लास नर्सरी में है, कोई क्लास फर्स्ट में है, कोई क्लास फिफ्थ में है, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज द टीचर, और सबको उसी के आगे ही नतमस्तक होना है। इस जगह पर वही सही है, हम सब गलत हैं। अब उसमें से हम कितना थोड़ा ज़्यादा जानते कम जानते वो एक बार को वेरिएट कर सकता है, लेकिन क्योंकि आप इतने समय से बाजार में हो, इतने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवा चुके हो, इतने टारगेट्स अचीव करा चुके हो, इसलिए एक बार को ये एक श्रेणी में आपको रखा जा सकता है कि आप एटलीस्ट थोड़े सीनियर स्टूडेंट हो मार्केट के। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, लेकिन व्यू आपका क्या है? ये कह सकते हैं सर, सीनियर स्टूडेंट इज अ गुड वर्ड। गुरु की जगह सीनियर स्टूडेंट कह सकते हैं कि आप भाई नर्सरी में हो सकते हैं, मैं पहली दूसरी क्लास में हूँ, बट मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। जिस दिन आपको ये गुरु वाली फीलिंग आई, बाजार आपको वो ठोकेगा ना कि वापस आपको आपकी हैसियत दिखा देगा कि बेटा स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहो। ट्रू। और जहां तक महिंद्रा लाइफ की बात है, बाउंस बैक में है, 389 तक चला जाएगा। 389 अगर निकला तो 423 भी मिल सकता है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो एक अपॉर्चुनिटी पीछे गैप के साथ जब 339 निकला था तब बनी थी, उसको रीटेस्ट भी किया था 13 जून को, तब बनी थी। अब आपके लिए स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर फ्रेश बाई करते हैं तो 338 का स्टॉप लॉस होगा, तो 5-6 दिन रुक जाइए, मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, या पुल बैक ले लेगा तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। इस जोन पे 338 का स्टॉप लॉस बड़ा है, थोड़ा सा 3-4 दिन एडजस्ट होके स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाए तब बाई करेंगे तो 389 और 423 के टारगेट आराम से मिलेंगे। रिस्क लेने जैसी है, बट पैटर्न अभी अधूरा है, हाफ कुक्ड है, पूरा पक जाने दीजिए तब रिस्क लेने जैसी हो जाएगी। हाफ कुक्ड है मतलब आधा बना हुआ कहाँ अभी दिख रहा और है आपको? ये तो ग्रीन है। हाँ, मतलब अभी खिचड़ी पकी नहीं है सर पूरी। अच्छा, तो अभी मत खाइएगा, दर्द हो जाएगा पेट में, ये कहना चाह रहे हैं जैन साहब। अच्छा जैन बिल्कुल साहब, सर। एक और आपके प्रशंसक हैं आयुष गौर साहब, ये पूछ रहे हैं कि सिप्ला इन्होंने ₹1544 के दाम पे खरीद रखा है। इनका नज़रिया सिर्फ जून जून का है, करना क्या चाहिए इन्हें? सिप्ला में कोई मूव नहीं है सर, पूरा जून जून का भी अगर अगर आप पकड़ के चल रहे हैं तो एक छोटी सी रेंज बनी है 1535 ऊपर में और 1477 नीचे में। अपर एंड ऑफ द रेंज से रिजेक्ट हुआ है तो मे बी 1477 लोअर एंड ऑफ द रेंज आ सकता है, बट ओवरऑल आप 1500 की एक लाइन पकड़ लीजिए, 30-40 ऊपर 30-40 नीचे, इसी रेंज में 1500 का मीन है, उसके 30-40 ऊपर नीचे ट्रेड करता रहेगा। ट्रेडिंग लाइक कोई पैटर्न नहीं है। इससे अच्छा तो फिर अगर आपको करने तो डॉक्टर रेड्डी ज्यादा अच्छा है, कि अगर खाली जून का भी व्यू है तो थोड़ा बहुत यहाँ से 30-40 रुपए अपसाइड आपको दे ही देगा। विकास पुरोहित साहब ने एक सवाल भेजा है, इनके पास आईओबी है ₹48 के दाम पर और गेल है ₹173 के दाम पर, और दोनों में इनका नजरिया छोटी अवधि का है। आप क्या राय रखते हो? सर आईओबी में तो मेरा व्यू बहुत अच्छा नहीं है, मेरे को लग रहा है 35 तक गैप फिल करने आ रहा है, बल्कि उसको तोड़ के 34 भी आ सकता है। मेरा व्यू इसमें बहुत मतलब नेगेटिव साइड में ज्यादा कह सकते हैं, मेरे को स्टॉक नीचे आते हुए दिख रहा है 34 तक।
गेल में अगेन 205.60 का हमारा टारगेट था, 202.80 का हाई बना के वहीं से नीचे आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग में। मेजर सपोर्ट 186 है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो पहले गैप फिल करेगा 182 तक का, और दूसरा गैप छूटा हुआ है 173 तक का, फिर दोनों गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा। ओके, अपर सर्किट हैंडल से एक सवाल आया है। इन्होंने एस्ट्राजेनिका ले रखा है 8,153 रुपए के दाम पर। क्या इन्हें मुनाफा ले लेना चाहिए इसमें? एक बार ले लेना चाहिए सर, एक बार ले लेना चाहिए, क्योंकि पुल बैक मीन रिवर्जन ट्रेड आ रही है जो शायद खींच के 9,200 तक चली जाए। एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अजीत नंदोला साहब आपके शायद मित्र भी हैं और आपके लिए एक सवाल भी पूछ रहे हैं कि एफएल इंडिया के शेयर ले रखे हैं 1,365 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इन्हें? अभी तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसे 3 से 4 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, अभी क्या करें? एफएल AFFLE FLE। वाला है। जी जी। तो स्टॉक तो ठीक लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी रैली वीकली चार्ट की ऑलमोस्ट खत्म है। स्टॉक चल रहा है लगभग 200 रुपए से 2,000 तक आ गया है, तो लॉन्ग टर्म तो नहीं बनता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जब तक 1850 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एक बार 2200 तक की अपसाइड मिल सकती है। तो अगर हैं भी तो स्टॉप लॉस के बिना मत रहिए। 1800 आपका लास्ट स्टॉप लॉस होगा। 1800 आपका लास्ट स्टॉप लॉस है, उसको आप फॉलो करिएगा और उसके हिसाब से ही यहाँ पे कामकाज कीजिएगा। एक सवाल मोहम्मद साहब का आया है त्रिवेणी टरबाइन को लेकर। 620 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, करना क्या चाहिए इसमें? त्रिवेणी टर्बाइन में ब्रेकआउट आ रहा है सर, कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है 620 के ऊपर, कंफर्म चल ही रहा है 620 के ऊपर, बट टिकेगा तो कंफर्म हो जाएगा। 723 रुपए का पहला टारगेट खुल सकता है, तो 723 रुपए आते हुए दिख रहा है। 620 के ऊपर जब सस्टेन करने लगे, स्टॉप लॉस 589 का बनता है। ओके, तो 589 590 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं, ये एक रणनीति बताई गई है। एज यूजुअल जैन साहब, ऐसा दिन ही नहीं गया आज तक कोई भी कि जुपिटर वैगन पर सवाल ना आया हो। 408 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या किया जाए? ये सारे वापस फिजल आउट होने लगे हैं सर। ये जो रेलवे और डिफेंस तो वॉर की वजह से चल गया, बट रेलवे में हल्की पुल बैक लेके वापस फिजल आउट होने लगा है। पिछले 3 दिन के प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन है। नीचे गैप छूटा हुआ है 354 पे, वहां तक आ सकता है काउंटर। प्रोबेबिलिटी काफी आई है कि 354 340 की जोन का टारगेट गैप जो है वो फिल करने स्टॉक नीचे आए, एग्जिट कर लेना चाहिए। 2-3 और ट्रेडिशनल नाम है जैन साहब। टाटा पावर 425 रुपए के दाम पर है, क्या किया जाए? इन्वेस्टर है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ट्रेडर है तो फिलहाल के लिए 410 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा है, थोड़ा सा और समय लगाएगा, बट 447 आने में कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं है। इन्वेस्टर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अनवर शेख साहब, BSC क्या करें इसमें? BSC में अब नया स्विंग लो बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, तो फिलहाल पुराना स्विंग लो 2385 जब तक होल्ड है तब तक आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। और जैन साहब, आया तो नहीं है लेकिन इच्छा होगी कुछ लोगों की पूछने की, टाटा मोटर्स में क्या करें? टाटा मोटर डिप, बढ़िया डिप आई है, इसको बाई करना चाहिए। अभी भी वीकली चार्ट पे जो बड़ी कैंडल बनी थी उसी के अंदर इनसाइड बार का प्राइस एक्शन चल रहा है, तो आई वुड बी अ बायर एट दिस लेवल। थोड़ा समय और खींचेगा, 4-5 हफ्ते और समय खींचेगा, और 810 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके, एक यूनाइटेड स्पिरिट्स में एंट्री पूछ रहे हैं, करनी चाहिए क्या? मोमेंटम सर 1498 1500 के ऊपर बनेगा। मोमेंटम प्ले करना है तो 1500 निकलने के बाद बाई कीजिएगा। इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ट्रेडर हैं तो 1500 के पहले बाई नहीं करता है। ओके, SK आहूजा साहब रिटायर्ड हैं वैसे तो ये SBI से। इनका सवाल है कि ये PNB होल्ड कर रहे हैं 60 रुपए के दाम पे और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होल्ड कर रहे हैं 52 रुपए के दाम पे, क्या करें इन दोनों में? सेंट्रल बैंक में तो मेरे को बहुत कोई उम्मीद नहीं है, नीचे वापस 33 रुपए आ सकता है। डाउन साइड 33 तक की है, अगर 33 टूटता है तो फिर बहुत ज्यादा डाउन साइड खुल जाएगी। अपसाइड की प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है, तो आई वुड सजेस्ट किसी मूविंग काउंटर में निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। PNB एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं जब तक 104 रुपए होल्ड है। एक बार नेक्स्ट लेग के मूव में ये स्टॉक गैप फिल करने 119 तक जा सकता है, तो
19 की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब तक 104 102 का लेवल टूटता नहीं है, वो टूटने के बाद थोड़ा सा खराब हो जाएगा स्टॉक।